वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम यूएई का जो मामला है, इसराइल ने उसको आयरन डोम पहुंचाया है और जो बात कही जा रही है कि वो ओपेक से भी निकल गए हैं। अगरचे मेरी राय तो ज़रा डिफरेंट है, मेरा ये ख्याल है कि ये जो वहाँ से निकलना इसलिए ज़रूरी था कि ओपेक को कल को जब जैसे ही ये खुलती है अपना हॉर्मुज़, जो प्राइसेस नीचे आ रही हैं, वो प्रोडक्शन कंट्रोल करके उनको किसी एक जगह स्टेबल करने की कोशिश ना करे। एक प्लेयर ज़रूर ऐसा साथ होना चाहिए जो ओपेक की जो प्रोडक्शन है उसकी लिमिटेशंस के से निकल कर ऑयल सप्लाई करे, क्योंकि दुबई यूएई बहुत अरसे से ये चाहता था कि वो 3 मिलियन बैरल पर डे से 5 मिलियन बैरल पर डे पे अपनी प्रोडक्शन लेके जाए, लेकिन ओपेक की जिसे कह लें सऊदी अरब की या दीगर जो ओपेक के ममालिक हैं उनकी रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहा था, वो चाहता था, इसलिए वो निकल गया है। ये एक और चीज़ है। लेकिन एवियन साहब, जो इस वक्त ये जो बात हम कर रहे थे, क्या वो आयरन डोम जो इसराइल को नहीं बचा सका, हमने देखा कि ईरानी मिसाइल्स जो हैं उसने हिट किया इसराइली इलाकों को भी, क्या वो यूएई को हेल्प दे पाएगा? और ये जो नेक्सस बन रहा है अब, जिसके बारे में डिबेट की जा रही है, बात की जा रही है कि दुबई, भारत और इसराइल, ये ट्राइका जो डेवलप हो रही है, आप जानते हैं यहाँ पर भी, हमारे यहाँ भी अब ये सुनने में आ रहा है कि भारत जो है उसकी तरफ से मूवमेंट, फौजी मिलिट्री मूवमेंट हो रही है और पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उसके साथ फौज जो है वो पहुँचाई जा रही है, आर्टिलरी पहुँचाई जा रही है। ये क्या आपको लग रहा है कि ये क्या कुक हो रहा है? बिल्कुल जी, ये अगरचे एक अफसोसनाक बात है कि जिसमें एक ऐसा मुल्क वो जिसको बनाने में, और जहां मैं अगर ये कहूं कि उसकी जिस जगह पे वो ये मुल्क पहुंचा है अपनी तरक्की के, उसमें हमारे लोगों का खून पसीना शामिल है, तो वो मुल्क अब हमारे खिलाफ जो है वो पहले तो दरपर्दा सालों से वो वहाँ असल, और अब खुल के जो है ये काम हो रहा है। असल में हुआ ये कि हमने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे यूएई में जो शुरू के उनके फॉर्मेटिव ईयर्स थे 80s में या 90s तक, जो स्पेस हमारे पास थी वो आहिस्ता आहिस्ता हमने लूज कर दी, और वो स्पेस जो है वो सारी भारत ने ऑक्युपाई कर ली। भारत ने उनकी इकोनॉमी में, उनके जो है ना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, हर जगह, और उनके घरों तक उनकी रसाई है, एक्सेस है, और हम बतदरीज जो है वहाँ से बिल्कुल रिसीड कर गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि अब यूएई जो है वो उनके साथ हमारा अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है। जब से सीपैक और गवादर जो एक्चुअली बात हुई, मतलब पहले तो ये था ना कि जी कराची वर्सेस दुबई था, तो वो तो हमने खुद उनके साथ मिलके, हमारे नाकबंदिश लोगों ने मिलके हमने खुद कराची को तबाह किया, और कराची के जो है ना डेड बॉडी पे वो दुबई पोर्ट बनाई। अब हमने उसके बाद जो है जब गवादर और सीपैक को हमने कर रहे हैं, तो वो जो है उसका जो है अब वो भारत जो है वो उनके साथ वहाँ मिल गया, और वो इवन मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि इवन बलूचिस्तान में बीएलए को, अफगानिस्तान में सपोर्ट हमारे खिलाफ, ये सारी चीजें आपको ढकी छुपी बात नहीं है। जी। और अब तो बहुत सारे मुबसरीन ये कह रहे हैं कि यूएई जो है वो इकोनॉमिक तौर पे वो इट इज प्रॉक्सी ऑफ इजराइल। जी। उनके आपस में तीनों मुल्कों के इंटरेस्ट आपस में कन्वर्ज करते हैं, और जहां पे ये ट्राइका इकट्ठा होगा, आप समझे जहां भारत और इजराइल इकट्ठे होते हैं और उसके साथ कोई और उनका खलीफ मिल जाए, तो वो पाकिस्तान उनका एक बड़ा फिक्री सा टारगेट बनता है। तो आपको लगता है कि ये जो इस वक्त जो भारत इस पोजीशन में है कि वो इस जो शिकस्त फाश के बाद भी, अगरचे कि वो जख्म खुर्दा होगा, तकलीफ उसको है, लेकिन आपको लगता है कि वो किसी इस किस्म के एडवेंचर में आ सकता है? इलेक्शन उनके भी सर पे है, मोदी साहब के। वहाँ के लोग तो ये कह रहे हैं कि ये मोदी जो है ये इलेक्शनों के चक्कर में, ये चुनाव के चक्कर में, क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था, एक जो फौजी थे वो जख्मी था या वो मर चुका था,
इंडियन फौजी उसको ले जा रहे हैं और ले जाते वक्त वो जो है वो मोदी हुकूमत को एक्चुअली एब्यूजिव लैंग्वेज के अंदर वो कह रहे हैं कि इनके चुनाव के चक्कर में हम सिपाही मारे जाते हैं और हमारी बर्बादी होती है। तो आपको लगता है इंडिया इस पोजीशन में है कि वो कोई एडवेंचर करेगा? देखें, जब तक हमारे कोर इश्यूज जो 3 हैं, कश्मीर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और अब जो यूनिलैटरल वो सिंध-तास मुआहदे से निकले हैं, जब तक ये मसाइल मौजूद रहेंगे जंग का इम्कान तो रहता है। और उसके ऊपर जो है ना मजीद आप इसको वो कर लें, अगर एक चौथी चीज के उनके अंदर हालिया जो शिकस्त हुई पिछले साल, उसका इंतकाम का जज्बा जो है वो उसके ऊपर एक और उसमें एनर्जी उनको देता है। ये चीजें तो गिवन है, लेकिन क्या वो फौरी तौर पे ऐसा करें? तो अगर उनमें कोई थोड़ी सी भी समझ हो तो वो उनको अब भी हालात उनके लिए कंड्यूसिव नहीं है, क्योंकि जिन अजम्पशन के बेस पे उन्होंने पिछला जो है ऑपरेशन संदूर किया था वो सारी उस वक्त भी गलत साबित हुई। और इफ एट ऑल मौजूदा हालात में जो हमारी अलाइनमेंट्स हैं और जिस तरीके से हमारे लिए एक दुनिया भर में सपोर्ट मौजूद है, वो इस तरह का कोई काम करना उनके लिए मेरे ख्याल में एक हमाकत होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है राना साहब, ये जो बात हम भारत की कर रहे थे, ये नेक्सस है इसराइल, भारत और यूएई का डेवलप हो रहा है नया नेक्सस। हमारे लिए तो आपको पता है मशरक मगरब दोनों सरहदों पे मसाइल हैं। इसराइल जो है वो यूएई के साथ मिलकर, और चूंकि इंडिया को तो हम पर इस वक्त वो है ना गुस्सा भी है, उसको तकलीफ भी बहुत शदीद है, शिकस्त फाश हुई थी उसको 10 मई को। अब ये जो सिचुएशन है इसके अंदर आपको लगता है कि इंडिया किसी एडवेंचर में जा सकता है? के साथ जो पाकिस्तान ने कर दी है उसके बाद अब इंडियन जो गवर्नमेंट है और खास करके नरेंद्र मोदी जो है उसके पास एक ही हल है कि वो एक जंग दोबारा करे और कोई फेस सेविंग ऐसी उसे मिले जिसमें वो अपनी आवाम को शक्ल दिखा सके। क्योंकि अब तो इंडियन मीडिया भी इस बात का एतराफ करने लग गया है कि पाकिस्तान के हाथों मोदी ने इंडिया को जलील और रुस्वा कराया। फिर उसके बाद अब अगर आप करंट पॉलिटिकल सिचुएशन देखें और इंटरनेशनल वो देखें तो उसमें पाकिस्तान छाया हुआ है, जबकि इंडिया जो है उसका कहीं दूर दूर निशान नहीं है। और ऐसा लगता है कि इंडिया एक कोई गैर अहम सा मुल्क है खित्ते का, और पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे अहम तरीन मुल्क जी। अब वो जो उनका ख्वाब था कि हम तीसरी बड़ी इक्तिसादी कुव्वत बनने जा रहे हैं और हम दुनिया के चौधरी होंगे इस खित्ते के रीजन के, वो तो ख्वाब खत्म हो गया। अब पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंडिया डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो इक्तिसादी तौर पे हमसे बहुत मजबूत है और वो जंग शुरू कर सकता है। हमें अब ये देखना चाहिए कि हमारा फोकस जो है हमारी अपनी सरहदें होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ईरान और अमेरिका की जंग टली है या ठंडी हुई है, आप देखें बलूचिस्तान में भी काम शुरू हो गया है, केपी में भी शुरू हो गया है। ये इस बात की अलामत है कि वो जो भी अलासिर हैं वो वेट कर रहे थे कि यहाँ मामला जरा सा सेटल डाउन हो तो हम इस्तीफा आए। सो पाकिस्तान को मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मुतात होने की जरूरत। हमें इंडिया को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए कि जी खैर ये देख लेंगे, हमें हर चीज के ऊपर पूरी नजर रखनी चाहिए और इंडिया ये कर सकता है। आप ये देखें कि यूएई को जरा नौशाद साहब मेरी बात की तरफ तवज्जो दें। यूएई का पता चला कि वहां पे इसराइल ने आयरन डोम, वहां पे भी जो जैसे इसराइल में वैसे वहां उधर भी है, तो उसको चलाने, उसको मैकेनिज्म को लेके चलने के लिए यहूदी इसराइली बैठे होंगे ना। हाँ जी, जिसका मतलब है कि वो ग्वादर से आधे घंटे के फासले पे है इसराइल। आप अगर टेक्निकली समझे, आप ग्वादर से आधे घंटे के फासले पे हम भी वहां पर जो बैठे हैं सऊदी अरब में, वो जो जिस उस पे अड्डे पे बैठे हैं जाकर, वो जो जगह है वो भी इतने ही फासले पे है वैसे इसराइल से। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि हम इसराइल की रेंज में भी है, वो यूएई के सरजमीन से कर सकता है, इधर से इंडिया जो है वो कर सकता है, और वो दोनों ही जख्म खुर्दा खारिश ज़्यादा जानवर की तरह हैं जिनको मार पड़ी हुई है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमने किसको काटना है, वो इंडिया हो या इसराइल हो। और दोनों तरफ से हमें मोहतात होने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि यूएई से भी हालात
ताल्लुकात बेहतर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारी खारजा पॉलिसी की एक होनी चाहिए कि हम उसके साथ अगर बहुत मोहब्बत में ना जाए तो इस तरफ भी ना जाए कि वहां से इसराइल हमारे लिए कुछ कर सके। ठीक है, ठीक है। अब फानी साहब, हमारी तो अफवाज पाकिस्तान भी तैयार हैं, हम जवाब भी दे चुके हैं, आइंदा भी जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो बात है, हम तो अमन की कोशिश कर रहे हैं, हमारा तो यूएई से प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। ये तो पैसे उन्होंने मांगे, उनको लगता है कि उनको चाहिए, चाहे ज़रूरत के थे या उसकी कोई पॉलिटिकल रीज़न थी, ये अपनी जगह। एक सवाल का जवाब तो ये भी इसका ज़रूर दीजिएगा, जो राणा साहब ने पॉइंट उठाया कि पाकिस्तान को हालात, हमारी तरफ से तो मेरे ख्याल में हालात कोई, हमने तो उनको यूएई को कुछ नहीं कहा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था ठीक है, उनकी ज़रूरत थी, उन्होंने बड़ी मेहरबानी उन्होंने हमें दिए थे वक्त पे, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम काम आए, हमने कुछ नहीं किया। ये तो अपनी उनकी एफिलिएशंस हैं जो इसराइल से हैं और भारत से हैं कि यूएई को भी अपनी जो प्रॉब्लम है गवादर से है या किसी और जगह से है तो वो उसके चक्कर में करेगा। ये इसका जवाब देने के साथ एक इंपॉर्टेंट बात जो है, देखिए ईरान मुज़ाकरात के अंदर, लबनान इस वक्त इसराइल ने संभाला हुआ है, ईरान अमेरिका ने संभाला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान के मामले के अंदर असल जो प्रॉब्लम है वो इसराइल है। आपको लगता है कि इसराइल चूंकि इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ अमेरिका कोई चीज डील कर लेगा तो वो मामला देरपा होगा आने वाले वक्त के अंदर? देखिए, पहले मैं आप सवाल के आपके पहले हिस्से की तरफ आता हूँ। देखिए, इस वक्त जो यूएई है, उधर से ग्रीक्स, बहरीन, इंडिया, मोरक्को, इनको आप अब्राहमिक कोलेशन कह सकते हैं और इनको आप एक्सिस ऑफ सेसेशनिस्ट कह सकते हैं। ये वो ममालिक हैं कि जिन्होंने आइडियोलॉजिकल, इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो इनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है कि हमने जहाँ जहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, हमने उन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट करना है। चाहे के अंदर हो, ये मुल्क आपको इकट्ठे नजर आएंगे। अगर आप सोमालिया में आ जाएं, लीबिया में आ जाएं, सूडान में आ जाएं, हर जगह पे इन ममालिक जो इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज हो रहे हैं। वो किसी भी तरह की जो इस्लामिक आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाले या पॉलिटिकल इस्लाम को लेकर चलने वाले ममालिक हैं, ये उनके खिलाफ एक मज़ाहमतकारी का एक समझ के ग्रुप है। दूसरी तरफ जो ग्रुप मशरिक वस्ता के अंदर री अलाइन हो चुका है, उसको आप इस्लामिक कोलिशन का नाम दे सकते हैं, जिसके अंदर टर्की है, इजिप्ट है, सऊदी और कतर उसको फाइनेंस करेंगे और पाकिस्तान है। अब ये एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जो कि पोस्ट वॉर डेवलप होगा। आपने देखा होगा कि जब अराक्ची साहब पाकिस्तान से रशिया गए थे तो उन्होंने 3 ममालिक का, यहाँ से ओमान जाते हैं, ओमान से फिर रशिया जाते हैं, और इस दौरान में उन्होंने सऊदी अरेबिया, कतर और टर्की, इनके सरबराहान और वज़ीर खारजा से भी बात की। तो मतलब जो वाशिंगटन के अंदर प्रपोजल भेजा गया था, वो प्रपोजल इन इलाकाई ताकतों के कॉन्सेंट से भेजा गया था। और ईरान जो है वो इस वक्त जंग की सूरत हाल में ये फैसले नहीं कर रहा, बियॉन्ड द वॉर, जंग के बाद की सूरत के हवाले से वो आने वाले वक्त के जो मिडल ईस्ट है, जो पर्शियन गल्फ का इलाका है, वो उसको देख रहा है। और यूएई ने अपनी जो इर्तिकाज है उसके मफादात का, वो अब मुंसलिक है इजराइल के साथ आने वाले वक्तों के अंदर, और उनकी इकोनॉमी और उनकी जो इंटरेस्ट की कन्वर्जेंस है, जो इजराइल के इस खित्ते के अंदर एम्बिशंस हैं, स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस, वही उसी तरह की जो एम्बिशंस हैं वो यूएई की हैं। अब तक छुपी हुई थी, अब जरा आके खुल के हमारे सामने आ गई, जब सऊदी अरेबिया ने यमन के अंदर उनके वो असद के ऊपर अटैक कर दिया था। अच्छा, अब आपके सवाल के दूसरे हैं, अगर आप मुझे जरा दोबारा जी, मैंने कहा था कि सवाल ये था कि देखें, लबनान को इसराइल ने संभाला हुआ है, ईरान को अमेरिका ने, एक तरह से ये इक्वेशन बनी हुई है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम जो है खित्ते में वो इसराइल की है ईरान के साथ। अब अगर इसराइल जो है उन तमाम मामलात में शामिल नहीं होता जो अमेरिका पैक्ट करेगा या अमेरिका ईरान से बात करेगा, आपको लगता है कि वो देरपा साबित हो सकती है? देखिए, सूरत हाल ना यह बहुत पेचीदा है। एक तरफ लेबनान गवर्नमेंट है और एक तरफ लेबनान की मिलिट्री है जो हुकूमत के साथ मिलकर वाशिंगटन के अंदर आपको इजराइल के साथ मुज़ाकरात करती हुई नजर आती है, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है जो कि ज्यादा पावरफुल है गवर्नमेंट से भी और की मिलिट्री से भी। जी, आप हिजबुल्लाह को निकाल के वाशिंगटन में इजराइल के साथ मुज़ाकरात करते हैं
तो लेबनान की मिलिट्री के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मुस्तकबल के अंदर वो इजराइल को चैलेंज कर सकें और उनके लिए डेटरेंस क्रिएट कर सकें। ये यहाँ पे हिजबुल्ला है जो अल्टीमेटली इजराइल के खिलाफ डेटरेंस क्रिएट कर रहा है, एंड हिजबुल्ला इज द मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द लेबनान मिलिट्री। अच्छा, जब आप हिजबुल्ला को मुज़ाकरात के अंदर शामिल नहीं करेंगे तो आप 40% जो वहाँ की शिया कम्युनिटी है हिजबुल्ला के अंदर, आप उनको साइड लाइन कर रहे हैं। और जब इतनी बड़ी कम्युनिटी आपकी साइड लाइन हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको स्टेट के अंदर देखें। हिजबुल्ला को आप एक मिलिशिया मत समझें। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूं जो ये कहते हैं कि वो एक मिलिशिया है, वो वहाँ की पॉलिटिकल रियलिटी है। 1982 से ऑनवर्ड हिजबुल्ला ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो जंगजुआना एक्टिविटीज के साथ साथ उसने शुरू की और फिर वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन गया। और इस वक्त 41% जो सीट्स हैं लेबनान की पार्लियामेंट के अंदर वो हिजबुल्ला के पास हैं। तो उनकी मौजूदगी के बगैर किस तरीके से आप मुज़ाकरात कर सकते हैं और अमल ला सकते हैं। और दूसरी तरफ आपको इजराइल नजर आता है कि जो अगर हिजबुल्ला के साथ नहीं बैठेगा तो किस तरीके से अगेन वो अमन कायम होगा। तो बात यह है कि क्या आपको आलमी बिल्कुल वो सूरत हाल है 2006 के अंदर हमास के साथ, हमास इलेक्शन जीत चुका था लेकिन अल फतह जो थी उसको मगरबी ताकतों ने पॉलिटिकल रियलिटी तस्लीम करते हुए पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट उसको सौंप दी, क्योंकि वो इजराइल को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने पर राजी हो चुका था। लेकिन हमास राजी नहीं हुई और आप देखते हैं कि 2006 से लेके आज तक हमास का जो फिनोमिना है वो सबसे बड़ा इशू रहा, रुकावट रहा कि इजराइल और फलस्तीन के दरमियान में कोई भी जो मुज़ाकरात के मामलात हैं वो कामयाब हो सके। इसको कंक्लूड कर दीजिए, इस बात को कंक्लूड कर दीजिए कि ईरान जो इस वक्त सिचुएशन है, अगर ईरान और अमेरिका का कोई मुआहिदा होता है, इसराइल तो होने नहीं देना चाहता ना, तो अगर होने नहीं देना चाहता और खित्ते की रियलिटी तो इसराइल है ईरान के लिए, तो वो इस मामले को जो ये मुआहिदा होगा क्या वो देर पा हो सकता है अगर इसराइल उसमें शामिल नहीं है तो? जी के जितने भी इस वक्त कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ या ओस्लो अकॉर्ड हुआ तो उसके बाद उसकी जो एक्सपेंशन है इसराइल ने बढ़ाई है, कम नहीं की है। तो जब तक इसराइल का वेरिएबल बीच में है देर पा अमन नहीं हो सकता। ठीक है एवियन साहब, यही सवाल आपसे है। ये जो इसराइल है ये अब एक मशरक़ वस्ता में एक जिसे कह लें कि एक खूंटे की तरह है जो एक्चुअली कायम ही इस मकसद के लिए किया गया था। जब तक इसराइल जो है वो बाज नहीं आता, उसको कंट्रोल नहीं किया जाता, आपको लगता है कि सिर्फ यूएस ईरान एग्रीमेंट से चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं? नहीं, देखें बात यह है कि अब मौजूदा सूरत में वैसे तो मैं बहुत अरसे से एक ही बात कह रहा हूँ कि ये तो जंग इसराइल और ईरान की थी। हाँ जी। लेकिन फिर इसे गोद अमेरिका ने ले लिया और वो अमेरिका ने गोद लेने के बाद इसराइल को एक सेफ रास्ता दे दिया कि वो साइड पे हो जाए और वो ये जंग को लड़ेगा, क्योंकि इसराइल इतनी लंबी जंग लड़ नहीं सकता था और ना इस पैमाने पे लड़ सकता था। तो इनडायरेक्टली ये जंग अमेरिका इसराइल की ही लड़ रहा है। और ये भी तय है कि अगर अब अमेरिका पीछे जाएगा तो इसका मतलब यही है कि इसराइल जो है वो पीछे चला गया और उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, आपका ख्याल है कि मुआहिदा होगा तो अल्टीमेटली इसराइल अबाइड बाय करेगा उस एग्रीमेंट को। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। आइंदा हफ्ते जब हाजिर होंगे तो नए मौज़ूआत के साथ आपके सामने आएंगे। इस वक्त की जो सिचुएशन हमारे सामने है, फ़िलहाल ऐसा ही लग रहा है कि अमेरिका और ईरान दोनों आसाबी जंग लड़ रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है, दुनिया की कोशिश है कि ये जो मामला है ये मुज़ाकरात के ज़रिए सफारती तरीके से जल्द अज जल्द हल हो जाए। हम भी सब दुआगो हैं कि ये मामला जो है वो सफारती तरीके से हल हो जाए और जल्द अज जल्द हल हो। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा हफ्ते मुलाकात होगी नए मौज़ूआत के साथ। अल्लाह निगहबान।